Hello everyone and welcome to the Unacademy platform. I hope you all are doing well. Okay, myself Amit Yadav and I have total 5+ years experience in mathematics. I specialize in IIT mains and advanced as well as MST CET and other state engineering examinations. Okay. तो गाइज आई थिंक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए. तो सब्सक्राइब आवर चैनल क्रैक महाराष्ट्र CET with Unacademy. Okay, and you can also download our app, Unacademy learning app from Play Store. And you can also join us on Telegram app through this link. ये आपको लिंक दिख रहा होगा स्क्रीन पे. आप इस लिंक के थ्रू हमसे टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं ना. एंड दिस इज़ योर सब्सक्रिप्शन प्लान गाइज, है ना. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप मंथली वाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं. 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स. एंड जो भी कैंडिडेट्स अभी 12th क्लास में आए हैं उनके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगा कि वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, है ना. आप देख सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल है. एंड जो स्टूडेंट अभी 11th क्लास में आए हैं, जस्ट 10th पास करके आए हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें. हियर यू कैन सी द प्राइस, है ना. Okay guys, and you can also use my code, referral code, see here, Yadav1, YADAV1, and you will get flat 10% discount on your fees. Okay, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो सभी लोग. ओके, सो हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे. हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होता है. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सेट को हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट मेथड होता है हमारा रोस्टर मेथड और टेबलर मेथड, एंड सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, है ना. और हमने कई सारे इलस्ट्रेशंस भी किए थे उस पर बेस्ड. हम लोगों ने काफ़ी क्विजेस भी किए थे. ओके, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेट्स का सेकंड लेक्चर. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग मैथमेटिक्स. ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट. ओके, ये फाइनाइट सेट क्या होता है ये भी आगे आएगा जस्ट. तो अभी फॉर टाइम बिंग आप इसको होल्ड पे रखिए. फाइनाइट सेट का मतलब बेसिकली क्या है कि वो सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, यानी कि काउंटेबल होंगे. सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंटेबल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं. तो ऑर्डर का मतलब क्या है, और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ही क्यों लिखा है मैंने, ऑर्डर ऑफ अ सेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सेट है. ठीक है, मान लीजिए कोई सेट है और उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस सेट का ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया. बात क्लियर है. किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट. अब आप खुद सोचिए कि अगर सेट इनफाइनाइट सेट हो जाएगा तब तो आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते. वो तो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है. इसलिए जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम फाइनाइट सेट के ऑर्डर की बात करते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट. ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए is called the order of this set and denoted by Na. Na stands for number of elements present in set A. ठीक है, ये जो Na लिखा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए. ओके, किसी भी फाइनाइट सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट. अच्छा, ऑर्डर को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं. ठीक है ना, जैसे अगर आपसे बोले कि एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर 5 है,
तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। ओके ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। एग्जाम्पल लाइक जैसे ये एग्जाम्पल एक सेट दिया हुआ है आपको जिसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या हो गया इस सेट का, इस सेट का ऑर्डर हो गया 4। डिनोट कैसे करेंगे, एन ए इज इक्वल टू 4। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेट है हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नल सेट या एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो हम उसको क्या बोलते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट। और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। वॉइड मतलब क्या होता है, खाली। ओके, तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। A set having no element in it is called an empty set or a null set or void set. It is denoted by, अब बिकॉज उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो अगर आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे तो वो क्या डिनोट करेगा, वो आपका नल सेट या एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट तो है नहीं यार, तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा के हम छोड़ देंगे और वो क्या डिनोट करेगा, वो एक एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। या फिर हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नल सेट को और कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे कि फाई को हमने, ऐसा नहीं करेंगे कि फाई को हमने क्या किया, फाई को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, बिकॉज अगर आपने फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तब तो यार उसका मतलब क्या होगा कि आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दिया। ओके, तो इन दोनों बातों में फर्क है। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखना या सिर्फ फाई लिखना, ये क्या डिनोट करता है, एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। और अगर फाई को आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो फिर ये तो एक एलिमेंट आ गया उसके अंदर, ये एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं करता है। ओके क्लियर होगा, सिंपल है। ओके, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। ये बात भी सिंपल है ना। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है किसी सेट में तब तो हम उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, और अगर उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ये एग्जांपल लिखा है बच्चों, किस फॉर्म में लिखा है, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, देखिए एक्स सच डेट, ये एक्स क्या है यहाँ पे, एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, एक्स सच डेट। अब ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एक्स कहाँ से कहाँ है, एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एक्स जो है हमारा, यानी जो हमारे एलिमेंट्स है वो इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और 2 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई भी इंटीजर नहीं होता है ना, 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता। तो ऐसा कोई भी एक्स आपको नहीं मिलेगा इस सेट से, यानी कि इस सेट में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्स इंटीजर होना चाहिए, यानी एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए, एंड वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, नल सेट हो गया। ओके, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आपका एलिमेंट है एक्स, एक्स सच डेट, प्रॉपर्टी क्या है या रूल क्या फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या है आपका रियल नंबर है। तो यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका तो देखिए कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो इसका तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, किसी नंबर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी -1 तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि यहां से भी कोई हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका नल सेट हो गया। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सेट्स में सिंगलटन सेट। तो इसका भी जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगलटन सेट यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें आपका ओनली वन एलिमेंट होगा। ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, सिंपल डेफिनेशन। ओके, एग्जाम्पल देखो ले लिया मैंने, एक सेट लिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0। ओके, तो ये आपका कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। तो ये अभी मैंने बताई था आपको, है ना, एनी सेट
विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसको काउंट किया जा सके, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। A set which has only finite number of elements is called a finite set। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है, मतलब काउंटेबल है, तो एक ऐसा सेट हो गया फाइनाइट सेट। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5। ये देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर कितना है? 5। ऑर्डर बोलो या कार्डिनल नंबर बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो जैसे कि हमने फाइनाइट को डिफाइन किया कि अगर आपके सेट में जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और अगर काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है सेट्स में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। देखिए, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। ओके, एज इट इज सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसा सेट हो गया स्टूडेंट्स? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, सपोज यू हैव टू सेट्स, ठीक है, मान लो आपके पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, और अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं, देन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड वी ऑल्सो से बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, एंड ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर इतनी बात? चलिए देखें, यही लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ओके, सिंपल डेफिनेशन। और ये इसका नोटेशन है, ठीक है ना, मैथमेटिकल नोटेशन है सबसेट को डिनोट करने का, कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये सबसेट का सिंबल होता है। ओके, तो याद रखना है आपको। तो जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने दो सेट लिए, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट बी में 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, और देखिए चारों ही एलिमेंट जो है वो सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, ये इसका सिंबल है, हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ओके, अगला है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? फिर से मान लो कि हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, एंड ए के सारे एलिमेंट बी में है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक तो ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का। सुनना ध्यान से, प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लेट सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना, एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होना चाहिए, बट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। देखना दोनों में फर्क है। सबसेट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सबसेट कैसे डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और कोई कंडीशन नहीं दी। प्रॉपर सबसेट में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो होने चाहिए, मतलब ए सबसेट तो होना चाहिए बी का, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और ए और बी इक्वल नहीं है, डेट मीन्स कि बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बट ए नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देख लीजिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप क्लियर होगा। और ये इसका नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन प्रॉपर सबसेट का। सबसेट में क्या था? इसी नोटेशन में नीचे एक लाइन थी, है ना, बार टाइप का था नीचे, वो बार यहाँ से हटा दिया गया है प्रॉपर सबसेट में, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट का नोटेशन। आई होप क्लियर होगा।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2 सेट लिए, ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी में भी 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और ए और बी जो है वो इक्वल भी नहीं है, मतलब बी में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए था। तो जो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, सिंपल है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में, बट यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है, बट डाउट नहीं रखना है आपको। ओके, ठीक है, तो सिंपल है। तो ये यहाँ पे ए क्या हो गया, ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। नेक्स्ट हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब, जैसे डेफिनेशन से ही यार सब समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर कट बात है कि दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। इक्वल कब बोलेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ऑब्वियस बात है ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, ए के सारे एलिमेंट बी में, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे बोल सकते हैं, सेट की लैंग्वेज में, कि ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। फिर मैंने ये भी बोला कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट हो गया। ठीक है, तो ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, देन वी से ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट। देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, दैट इज, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, देन वी से ए इक्वल टू बी एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। ये इसका नोटेशन है अगर दो सेट्स इक्वल है। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, है ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, और अगर उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इक्वल सेट में क्या था कि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, यानी ए बी का सबसेट एंड बी ए का सबसेट होना चाहिए, देन वी से ए इज इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ सेट्स, दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखिए, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। सही है, यानी कि मैंने अगर दो सेट ए और बी लिए तो जो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लाइक ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए, एंड बी में कितने होंगे, एन बी, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, टू फाइनाइट सेट्स, क्योंकि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब बात आएगी तो वो फाइनाइट सेट्स ही होंगे, इनफाइनाइट सेट्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल ही नहीं होते। क्लियर है बात? चलिए, जैसे ये देखिए दो एग्जांपल लिए, मतलब दो सेट लिए, सॉरी, ए एंड बी। ए में देखिए 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड बी में भी 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेट्स में इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, यही मैंने बात बोली थी कि नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो एलिमेंट सेम है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाए दोनों सेट्स में, लाइक जैसे ए में है आपका 1 2 3 4, बी में भी 1 2 3 4 हो जाता, तो बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में 4 4 रहते, तो इक्विवेलेंट सेट्स तो होते ही, साथ में ये इक्वल सेट्स भी हो जाते, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते, ए के सारे बी में प्रेजेंट होते और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो जाते। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके इक्वल सेट्स होंगे, जितने भी आपके इक्वल सेट्स होंगे वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर बात है? जितने भी आपके इक्वल सेट्स होंगे वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि अगर इक्वल सेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है, मतलब दोनों सेट सेम ही है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। बट वाइस एंड वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। अगर दो सेट इक्विवेलेंट सेट हैं तो वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सही है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे यही एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये जो है ये इक्विवेलेंट सेट तो है ए और बी, बट इक्वल सेट नहीं है, बिकॉज जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं। ओके, आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा ये। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। क्लियर है ये बात। ओके, नेक्स्ट हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है आपके पास, कोई सेट ए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस सेट के सारे सबसेट लिखेंगे। सबसेट कैसे लिखते हैं वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। कोई भी सेट आपको गिवन है, आप उसके सारे सबसेट लिखेंगे और उन सबसेट का जो सेट होगा, ठीक है ना, उन सबसेट का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्लियर है। देखिए, लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ए। क्लियर है बात एकदम। अगर कोई सेट आपको दिया है, कोई गिवन सेट ए है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। आप ए के पहले सारे सबसेट्स लिखेंगे और उन सारे सबसेट्स का एक सेट बनाएंगे, यानी उन सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो वो जो सेट आएगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। आई होप क्लियर होगा। सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर बात है, सिंपल बात है एकदम। कोई भी सेट होता है वो खुद का तो सबसेट हो गई, क्यों, क्योंकि सबसेट को कैसे डिफाइन किया था कि अगर कोई दो सेट है ए एंड बी, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई सेट खुद का सबसेट है, मतलब ऑब्वियस बात है वो खुद के बराबर तो हो गई, तो वो सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो गई, तो ऑब्वियस बात है एकदम, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी बिल्कुल सही बात है, एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, और जब कुछ होता ही नहीं है तो ऐसी मान लो कोई चीज़ है जिसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको तो किसी के साथ ऐड कर दो, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो किसी के साथ ऐड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ना उससे रिमूव करने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई सेट है वो खुद का सबसेट होता है एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 पे पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें टोटल नंबर, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पे पावर n। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर 2 विच इज 4। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 पे पावर n माइनस 1। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर n माइनस 1, यानी कि एक कम होगा, और वो एक कम कौन सा होता है, वो खुद सेट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इस बात को, जब हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को। लेकिन अभी आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए, लाइक मैंने लिया कोई सेट ए दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और आपसे पूछा गया कि इस सेट के कितने टोटल सबसेट्स होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर n विच इज 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इफ अ सेट A has 3 elements, then total number of subsets will be 2 पे पावर 3 is equal to 8। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। और प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 पे पावर 3 माइनस 1। 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1 7, एक कम होता है प्रॉपर सबसेट। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। जैसे हमने बोला था एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। देखिए सेकंड पॉइंट में बोला था ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
ऐसे ही एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट भी होता है एवरी सेट का एक्सेप्ट इटसेल्फ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, सही है। लेकिन एम्प्टी सेट, प्रॉपर सबसेट के केस में क्या है, जो एम्प्टी सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। और तो वो सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन खुद का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, कुछ ट्रू फॉल्स है, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है ए कॉमा बी, ये एक सेट है। ए कॉमा बी क्या है, एक सेट है। और बी कॉमा सी कॉमा ए, ये भी एक सेट है। तो हमें बोला है कि क्या ये सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल है। देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट है, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो। नेक्स्ट देखिए, एक सेट है ए कॉमा ई जिसमें दो एलिमेंट है ए एंड ई, और दूसरा सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं, ये तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कौन से वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ए ई आई ओ यू, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 5, ए ई आई ओ यू। और ये वाले सेट में कितने, ए और ई। तो क्या ए और ई सेकंड सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो मतलब ए और ई जो ये पहला सेट लिखा हुआ है, ये हमारे सेकंड सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सेट एक दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और ये दूसरा कोई सेट दिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 3 5। तो क्या 1 2 3 ये जो तीनों एलिमेंट है इस सेट के, क्या इस सेट में प्रेजेंट है, तो नहीं है, बिकॉज जो 2 है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 है, वो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि जो ये पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके गाइस, सिंपल है एकदम। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपको आ रहा होगा इसमें, और स्टिल अगर आता है तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो, है ना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए सेट है ए, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, और क्या ये इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अगर यहाँ सिर्फ ए लिखा होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक सेट है, ये क्या है, ये आपका सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ये चीज़ डिस्कस की थी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये एक सेट है ए बी सी, तो मैं पूछूंगा कि क्या ए जो है एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, तो मैं ये ऐसे लिखूंगा ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ए इस सेट से बिलोंग करता है। ऐसे हम बोलेंगे क्या बी बिलोंग्स टू दिस सेट, तो वो भी सही बात है। लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा है, ये तो एक सेट लिखा हुआ है। कैसा सेट है, जिसमें एक एलिमेंट है ए, बात समझ में आ रही है। सिर्फ अगर ए लिखा होता तब तो हम बोलते ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सिर्फ ए लिखा होता तो हम क्या बोलते ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। बट यहाँ पे सिर्फ ए नहीं है, ये तो एक सेट लिखा है, आपने एक सेट लिख दिया जिसमें एक एलिमेंट लिखा हुआ है। ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा टर्म तो इस सेट के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। अगर सिर्फ इतना बोलता कि क्या ए जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं बिल्कुल प्रेजेंट है। बट ये क्या लिखा है, ये तो एक सेट लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, तो ये तो इसके अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए ये तो एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, मतलब क्या है, वो सेट है। अब दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट ए है और यहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे क्या इस सेकंड सेट में ए के अलावा भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। देखिए दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट बी और सी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, बिकॉज ये जो सेट के एलिमेंट है, जो पहला सेट है हमारा जिसमें एक एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, और दूसरे सेट में उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। चलिए अभी हम लोग
कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी अगर सेट हमें दिया हो तो हम कैसे उसके सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट को लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट हैं। क्लियर है? तो सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर 2 यानी कि 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 4। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 होंगे। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, यानी जो जो भी इसके सबसेट आएंगे उन सबसेट का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। चलिए देखते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसेट देखिए, जैसा कि हमने बोला था फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक तो फाई आ जाएगा। फिर मैंने बोला था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद सेट आ जाएगा, ये देखिए ये लिखा है। फिर हम लोग जैसे 2 एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट हो फिर हम एक एक करके लिखेंगे। तो जैसे हमने पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर हम लोग 2 2 करके लिखते हैं, फिर 3 3 करके। तो 2 2 करके लिखोगे तो ये ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, सही है। तो ये सबसेट आ गया। तो देखिए टोटल 4 सबसेट्स होंगे। एक तो फाई हमेशा होगा, एक वो खुद सेट होगा, फिर हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर 2 2 करके लिखेंगे एंड सो। अब प्रॉपर सबसेट में देखिए क्या है, फाई तो होगा, हमने देखा था फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो एक तो फाई हो गया, फिर एक एक करके लिखेंगे। तो देखिए पहले 1 लिखा, देन 2 लिखा, फिर जो खुद सेट होगा उसको नहीं लिखते हैं, जो एक कम होता है। जैसे फॉर्मूले में आपने देखा होगा टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 पे पावर n, जबकि प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 2 पे पावर n माइनस 1। सही है ना, एक कम होता है। तो वो कौन सा वाला कम होता है, वो खुद सेट। कोई भी जो सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए यार, हमने प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन किया कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो और सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा हो, या ऐसे बोल सकते हैं ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा कि कोई सेट है, मान लो ए, वो खुद का प्रॉपर सबसेट है। अब खुद का प्रॉपर सबसेट हो गया, मतलब उन दोनों में तो, मतलब खुद का है तो दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल तो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट के केस में ये वाला जो खुद वाला सेट होता है वो हम लोग हटा देते हैं। और सबसेट के केस में क्या होता है, पॉसिबल है, बिकॉज सबसेट को तो हमने सिर्फ ऐसे डिफाइन किया था कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि प्रॉपर सबसेट में क्या कंडीशन है, ए के सारे बी में तो होने चाहिए बट ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर है गाइस, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, आराम से सोचना। और कहीं आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और स्टिल आ सकता है डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेस लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ कि एकदम आप जस्ट 10th पास करके आए हैं, आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास 10th में हैं या आप ड्रॉपर हैं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आप जस्ट अभी 10th पास किए, तो आपको एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्टिल डाउट हो तो यार यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, पावर सेट को देखिए, पावर सेट को कैसे डिफाइन किया था, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो ये सारे सबसेट है, इन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दिया तो ये पावर सेट हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दो, पावर सेट हो गया, सिंपल है। अब ऐसे ही देखिए 3, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2 पे पावर 3 यानी कि 8। प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 2 पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 विच इज 7। ओके, चलिए इनको नोट डाउन करते हैं। देखिए पहले फाई लिखा, फाई तो होता ही है सारे सेट का सबसेट, और एक ये खुद सेट होता है, खुद का सबसेट, तो ये लिख लिया। फिर हमने एक एक करके एलिमेंट लिखे, देखो ए लिखा, देन बी लिखा, देन सी लिखा। फिर हमने 2 2 करके लिखे, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी। फिर 3 3 करके लिखेंगे, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 सबसेट्स आ गए होंगे। क्लियर है। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, तो वो जो खुद सेट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे सबसेट में से। सबसेट में से अगर हम उस सेट को रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। देख लीजिए आप, 7 होंगे, आप काउंट कर लीजिए। पावर सेट क्या होता है, जो भी
सबसेट्स आपके आए हैं उनको एक सेट के अंदर लिख दीजिए तो वो पावर सेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। C इज इक्वल टू क्या लिखा है? C कोई सेट है, फाइव नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे गाइस? इसमें फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, n की वैल्यू है 0 बिकॉज एक भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो वो कौन सा होगा? वो 5 होगा। एक ही सबसेट होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? 2 पे पावर n माइनस 1। अब n की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो 2 पे पावर 0 1 और 1 माइनस 1 0, यानी कि प्रॉपर सबसेट आपका होगा ही नहीं इस केस में। क्यों? क्योंकि यार हमने एक नोट भी लिखवाया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सेट का, एक्सेप्ट क्या? वो खुद सेट। ठीक है, खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे तो सेट ही आपका क्या है? नल सेट है, तो वो तो होगा नहीं प्रॉपर सबसेट। तो आपके प्रॉपर सबसेट इस केस में 0 होंगे, नन। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है? जो भी आपके सबसेट आए हैं उसको हमें क्या करना रहता है? एक सेट में रिप्रेजेंट कर देना रहता है, या एक सेट में उसको लिख देना रहता है। तो यहाँ पे तो एक ही सबसेट है 5, तो इसको सेट के अंदर लिख दो, तो ये इसका क्या हो गया? पावर सेट हो गया। क्लियर है? चलिए जल्दी से हम लोग क्विज पे आते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं। काफ़ी पढ़ाई हो गई, मतलब ये भी पढ़ाई है, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा एंटरटेन। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में जो मंथ्स का सेट होता है, तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं। काउंटेबल है ना, हर कोई काउंट कर सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं। तो एक ऐसा सेट हो गया फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यार प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। बट इसने बोला 99 से कम, 90 लेस देन 99, तो वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना, काउंटेबल है। तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यार एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ की, ठीक है, आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका। अब इसके पैरेलल तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस आती चली जाएंगी, तो यानी कि ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सही है? चलिए नेक्स्ट क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। अगला है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स में जो नंबर्स होंगे उनका सेट। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ऐसे तो इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। आप ये सारे क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके खुद से सोचेंगे, ठीक है ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला देखिएगा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो यार अपनी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन सबका सेट। तो एनिमल्स जो है वो तो क्या है? वो तो इनफाइनाइट है, काउंट थोड़ी ना कर सकते हो, इतने एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना। उनका थोड़ी ना जनगणना होता है कि हम बता सकते हैं कि इतने एनिमल्स हैं। तो ये क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, एनिमल्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। ओरिजन से पास करने वाले सर्कल्स का सेट। तो यार एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। आप ड्रॉ करके देख लो, एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से देखो, बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। तो एक ऐसा सर्कल कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है? तो आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से सोचेंगे स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। चलिए हम क्विज 2 पे आते हैं। सेकेंड राउंड हमारा, हमें बताना है स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें 2 सेट दिए जाएंगे और हमें बताना है वो इक्वल है या नहीं। चलिए देखते हैं। पहला सेट है, देखिए 2 सेट है ए एंड बी, है ना। पहले सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी। और दूसरे सेट में क्या है? डी सी बी ए। यानी कि देखिए आप, अगर आप नोटिस करेंगे
तो दोनों ही सेट में एलिमेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि ऑर्डर डजंट मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये आपका इक्वल सेट्स है। दूसरा देखिए, पहले सेट में 4, 8, 12, 16 और दूसरे सेट में आपका 8, 4, 16, 18। तो देखिए 4, 8, 16 तीन एलिमेंट तो सेम है, बट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, तो एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ये कैसे सेट हो गए, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अगला देखो, फर्स्ट सेट ए में दो एलिमेंट है 2 and 3। सेकंड सेट की बात करते हैं, सेकंड सेट में एलिमेंट्स है x, प्रॉपर्टी मेथड के फॉर्म में लिखा है, एलिमेंट क्या है x, और x क्या है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर करेंगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, -2 and -3। सही है, तो यहाँ पे तो x की, यहाँ पे तो एलिमेंट है 2 and 3, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपके -2 and -3, मतलब एलिमेंट्स आपके इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a and b आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं। ए सेट है आपका, एलिमेंट्स जो है आपके x टाइप के हैं एंड x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में कितने लेटर हैं, बेसिकली फॉलो में कितने लेटर्स आएंगे, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, F आएगा, O आएगा, L आएगा, W आएगा। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जो लेटर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। तो टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में। सेट ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स, F, O, L, W। और जो सेट बी है, यानी कि जो वॉल्फ वर्ड है, उसमें भी देखो यही 4 लेटर आ रहे हैं, WOLF। तो यानी कि दोनों में ही 4 एलिमेंट्स हैं और चारों ही एलिमेंट सेम है। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्लियर है? ओके, लास्ट देखिए, जो सेट ए है आपका वो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स में तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी यहाँ पे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो यार यहाँ पे हमें दूसरे सेट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, यहाँ पे दूसरे सेट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ये इनफाइनाइट सेट है और दूसरा मुझे यहाँ कंडीशन देख के समझ में आ गया कि ये फाइनाइट सेट है, बिकॉज x की वैल्यू लेस देन 10 है, तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। एक फाइनाइट सेट, ये बी सेट कैसा है आपका, फाइनाइट सेट है, क्योंकि x की वैल्यू आप लेस देन 10 ही ले सकते हैं। और जो आपका ए सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, 10 के मल्टीपल्स तो इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। ओके, क्विज 3 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, नल सेट के एग्जांपल हमें देखने हैं। चलो भाई, नल सेट के एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब भैया खुद सोचो आप, ठीक है ना, खुद अपना दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल हो 2 से? ऐसा तो एक भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर को तो डिफाइन ही ऐसे करते हैं, है ना, कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसी को ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एक ऐसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स आपको पता है एक होता है, कौन सा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक एलिमेंट मिल गया, बट हमसे तो पूछा था नल सेट बताना है। तो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, वो नल सेट नहीं है, वो कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, बिकॉज एक एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, कौन सा, 2। ओके, सेकंड है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए।
क्लियर है बच्चों? x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ठीक है, मतलब 5 से छोटा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, बात समझ रहे हो? ये तो आपके साथ मजाक किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि यार ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये कैसा हो गया? नल सेट हो गया। ओके, लास्ट है हमारा एग्जाम्पल नल सेट के लिए। x is a common point, x is a point common to any parallel tangent। अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि दो पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट का कलेक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, दो पैरेलल लाइन है, देखो भाई दो पैरेलल लाइन हम लोग ढूंढते हैं, ये है दो पैरेलल लाइन। क्या इनके बीच में आपको कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ये कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। क्लियर है? ओके, आई थिंक गाइस क्लियर होगी ये बात। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्विज। देखिए क्या है, एक आपको सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला है आपका गाइस, पहला एग्जांपल क्या है, जस्ट 1 मिनट। पहला एग्जांपल है आपका, एक सेट है 3,4 और बोल रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बट जो ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4, ये तो एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेट, ये एक एलिमेंट है सेट ए का। आई थिंक बात क्लियर होगी। ये सेट नहीं है, ये 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? ये है आपका एक, ये है आपका, देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये बोल रहा है कि 3,4 जो ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। बट आप खुद देख सकते हो कि जो कर्ली ब्रैकेट में 3,4 लिखा है वो तो एलिमेंट है ए का, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। कोई एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना होता है। अब जब हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो हमेशा दो सेट के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। हम कब बोलते हैं कि कोई सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे और ए और बी इक्वल नहीं होंगे। बट ये जो 3,4 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये सेट नहीं है। ये तो देखो ए, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो एक एलिमेंट कभी किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। बात क्लियर है? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड पे आते हैं, आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है ना, डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में, देखिए ये सेट ए में ऐसा क्या है, ये एक एलिमेंट है। ये देखिए आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिखा, ये क्या है? एक एलिमेंट है। यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट नहीं है, यहाँ 3 4 को मिला के एक एलिमेंट है। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में 3,4 लिखा है, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करने वाली बात है। यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पूरा मिला के एक एलिमेंट है। तो वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, तो यानी कि ये जो है वो एलिमेंट है सेट ए का। तो ये सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा था? ये एलिमेंट जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। तो जब प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो एलिमेंट से कंपैरिजन नहीं करते हैं, दो सेट का कंपैरिजन होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए सही लिखा है, 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये तो एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट को मैंने देखियो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो अब ये एक सेट हो गया। तो ये जो एक सेट बनाया वो क्या है? ए का प्रॉपर सबसेट है। बिल्कुल सही बात है, ये एक सेट है। देखो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट के हिसाब से अंदर क्या है? एक एलिमेंट लिखा है, तो एक सेट है। अब क्या ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये देखो 3,4 जो है कर्ली ब्रैकेट में, ये एलिमेंट, इसका भी एलिमेंट है और सेट ए का भी एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है।
क्या ए में इसके 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, क्या इसके अलावा ए में और कोई सेट और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। देखिए 1 है, 2 है, 5 है। तो फिर ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये जो सेट लिखा हुआ है ये ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल सही बात। ये देखो 1 एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत लिखा है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि जब प्रॉपर सबसेट या सबसेट लिखते हैं तो सेट की बात करते हैं। यहाँ पे 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है? जब एलिमेंट्स का जब हम ये बोलते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, तब तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम सबसेट या प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता तब तो वो प्रॉपर सबसेट होता है ए का। कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट ई है वो कैसा है स्टूडेंट्स? वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए 6th पार्ट। एक सेट दे रखा है आपको 1 2 5, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 5। दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आप देखते हैं कि क्या 1 2 5 एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? तो देखा हमने, तो 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। सही है। फिर क्या 1 2 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है सेट ए में? तो हमने देखा हाँ बिल्कुल है। ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 3,4 है ये एक एलिमेंट है, वो एक्स्ट्रा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही फिर हमने देखा कि ये जो सेट है 1 2 5, अब यार ये देखो एक सेट दिया है, ठीक है ना, और ये बिलोंग्स टू बोल रहा है दिस एलिमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो हम एलिमेंट की बात करते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, और जब हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो हम दो सेट में कंपैरिजन करते हैं कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये 1 2 5 है, वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये क्या है? ये एक सेट है, और एक सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है? अब देखिए 1 2 3 एक सेट है, दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हम चेक करते हैं क्या ये जो 1 2 3 सेट है, क्या ये एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? तो चलिए देखते हैं। तो 1 है, बिल्कुल सही है। 2 है, बिल्कुल सही है। क्या 3 है? नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस सेट ए में 3 नहीं प्रेजेंट है। 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर मिला के ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे 3 अलग से प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज गलत लिखी हुई है, क्योंकि 3 जो है वो सेट ए में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये सेट कैसे इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा? तो ये गलत बात लिखी हुई है, तो ये कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है? अगला देखिए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी 5 इज बिलोंग्स टू ए। तो देखो यार, क्या 5 लिखा हुआ है सेट ए में? तो 5 तो कहीं नहीं लिखा है सेट ए में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 5 ए से बिलोंग नहीं करता, देख लो आप, 5 कहीं पे भी नहीं लिखा है। अब आप सोचोगे सर आपने तो बोला था कि 5 तो हर सेट में आता है, तो भैया मैंने वो बोला था कि 5 यानी कि एम्प्टी सेट सबसेट होता है एवरी सेट का, या सबसेट थोड़ी ना बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो देखो यार, सेट ए में तो कहीं 5 नहीं लिखा है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये बात सही है, 5 जो होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये तो एक सेट ए है, तो इसका तो 5 क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात है। ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया है तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, और आपको खुद से करने भी चाहिए। ठीक है, आपको खुद से करने भी चाहिए। आप स्क्रीन पॉज करना, पहले खुद से करना, देन मुझे सुनना। ठीक है, बाद में लेक्चर को आप कंटिन्यू करना। क्लियर है? ताकि आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की और आपको क्या कंफ्यूजन है। क्लियर है? चलिए लास्ट वाला देखते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एक सेट। क्या ये सेट जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है? तो उसके लिए मतलब क्या हो गया कि 5 जो है वो सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। भाई अगर ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है तो इस सेट में जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो भाई, क्या ये 5 सेट ए में प्रेजेंट है? तो ये तो सेट ए में प्रेजेंट है नहीं। सही है? तो एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट। सही है?
आई थिंक क्लियर होगी ये बात कि 5 जो है वो सेट ए में तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये एक सेट लिखा हो। आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो यार, बिना शर्माए हिचकिचाए, ठीक है, आप पूछ सकते हो। और जब भी हम लोग क्विज वगैरह करते हैं, जो क्विज वाले क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्जांपल्स आते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा पूरे मैथ्स के लिए, ठीक है ना, पूरे मैथमेटिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि आप पहले खुद से सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है अच्छे से, अगर आपने पढ़ी है तो आप 90% क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है, आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आप उसको आगे चेक कर सकते हैं, जब आप लेक्चर को आगे फॉलो करेंगे, लेक्चर को आगे सुनेंगे, तो आप अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हैं कि आपने क्या गलती की और आपने मतलब ऐसा क्या गलत सोचा, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग कहाँ पे गलत हुई, वो चीज़ आप अपनी करेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की नहीं की, है ना। अगर आप ऐसे डायरेक्ट मुझे सुन लेंगे तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन पता चल जाएगा, तो आपका खुद का जो ब्रेन होगा वो यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये, ठीक है, क्वेश्चन क्विज 4 आया, फिर आपने आगे इसको क्लिक किया, देखिए मतलब जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फिर आपने नेक्स्ट स्लाइड की तो ये सारे वो इसके पार्ट्स आ गए। तो अब आप एक एक पार्ट को सोचो, ठीक है ना, और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखो। इससे क्या होगा कि आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है ना, आप क्वेश्चंस को एक सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे, जो कि मैटर करता है काफ़ी, स्पेशली मैथ्स के लिए, ठीक है ना, कि जब तक आप खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप मैथ्स में फीलिंग नहीं ला पाए, ठीक है ना। मतलब ऐसे तो यार आप देखो कितनी सारी बुक्स होती हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ऐसे तो आप कोई भी बुक उठा लो और देखते चले जाओ, तो ऐसे मैथ्स नहीं होती ना। आप क्वेश्चन, आप उसके कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी क्लियर करो, देन क्वेश्चन खुद से सोचो, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और यार रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में बहुत सारा एकदम से बर्डन आ जाए आपके ऊपर कि यार मैंने पहले से फॉलो नहीं किया, अभी मुझे इतना सारा एक साथ पढ़ना है। तो आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और ये मेरा कोड है, ठीक है, यादव1, आप इसको यूज़ करके फ्लैट 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यार अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है, ठीक है ना, 2021 या 2022 में आपको MSCT का एग्ज़ाम देना है और एक बहुत अच्छी रैंक लानी है, बहुत अच्छी रैंक, मतलब मैं मानता हूँ अंडर 100 और अंडर 50 या अंडर 20 या अंडर 10, उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो, ठीक है ना, आपने देखे होंगे यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसे पड़े रहते हैं कि 20 डेज में आप MSCT क्रैक करिए, है ना, 30 डेज में MSCT क्रैक करिए, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। 20 दिन में पढ़ के कोई MSCT क्रैक नहीं कर लेगा, ना जेई क्रैक कर लेगा। वो तब होता है जब ऑलरेडी आपने 2 साल या 1 साल जो भी आपने प्रिपरेशन की है, वो आपने थ्रू आउट द ईयर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की है, तब वो लास्ट 20 डेज या जो 30 डेज होते हैं उसमें हमें एक अच्छे फ्लो में हमें रिवीजन करना रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 2 साल तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और लास्ट में आपने सोचा वीडियो देखे यूट्यूब पे कि अरे 30 दिन के अंदर MSCT क्लियर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छे रैंक तो नहीं ला सकते, बिल्कुल हो सकता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाए और कोई ना कोई रैंक आ जाए, लेकिन आप सिर्फ कट ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और हम भी यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा मोटिव ये है यार कि अच्छी रैंक आए आप लोगों की, ठीक है ना, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में रैंक आए और आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले महाराष्ट्र का, ठीक है ना। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।